Hello everyone. Today new topic is law of mass action और law of chemical equilibrium और हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपके उसमें दिया गया है। अब हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे लॉ ऑफ मास एक्शन को देने वाले गुलबर्ग और वेस्ट थे। इन्होंने 1864 में लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था, ठीक है ना। इन्हें लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। तो ये होता क्या है, इसको समझते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन से हमें क्या समझ में आएगा। देखिए, according to them, at a given temperature, rate of reaction is proportional to product of active mass of reactants at that instant raised to the power which are numerically equal to the number of their respective molecule in the stoichiometric equation describing the reaction। बहुत ही सिंपल है। ये कह रहा है कि अगर हम इस लॉ को समझें कि इस गुलबर्ग और वेज ने क्या दिया था 1864 में, तो यहाँ पर कोई वर्ड आएगा एक्टिव मास। एक्टिव मास को बोला जाता है कंसंट्रेशन, ठीक है ना। इसे गुलबर्ग ने कंसंट्रेशन को एक्टिव मास बोल दिया था। तो वहाँ पर को आपको बिल्कुल भी अलग सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर को जो एक्टिव मास है, एक्टिव मास को आप समझ लेना कि कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। तो ये बोल रहा है जो किसी एक दिए गए टेम्परेचर पर किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। एट किसी भी टाइम में किसी भी स्टैंड में, और जो और कह रहा है एट स्टैंड रेज टू द पावर विच आर न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल, और किसके बराबर होगा, जितने उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिए हुए रहेंगे उस मॉलिक्यूल में, ठीक है ना। जैसे नंबर होते हैं ना, हम जैसे बोल रहे हैं 2a + 3b। मैं अभी आगे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। जो 2 और 3 होंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, इनके पावर के इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम समझेंगे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमें जल्दी समझ में आ जाएगा ये होता है क्या है। देखिए, इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं है क्या। देखिए, कंसीडर अ रिवर्सिबल होमोजीनियस इक्वेशन या होमोजीनियस रिएक्शन विच अटेन इक्विलिब्रियम। तो देखिए, a + b से c + d बना है, जो आपको दिख रहा होगा। तो अब क्या कहिए, a और b, जैसे आपको दिख रहा है a, b और c, d, इसमें 4 हैं। तो इनके एक्टिव मास को हम कैसे दिखाते हैं, ब्रैकेट a, ब्रैकेट b, ब्रैकेट c और ब्रैकेट d। इनको बोला जाता है एक्टिव मास। मैंने बोला है ये एक्टिव मास को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। गुलबर्ग ने इसे एक्टिव मास बोला था, तो हम इसे एक्टिव मास के टर्म में यहाँ पर को पढ़ रहे हैं। तो अब इसके बिहाफ पर क्या आता है, जो इसने ऊपर बताया था। देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b। यह एक्टिव मास है a इंटू एक्टिव मास ऑफ b, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये इसके बराबर। और सेकेंडली, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ c और कंसंट्रेशन ऑफ d, क्योंकि दोनों होंगे ना, क्योंकि रिवर्सल प्रोसेस है। एक बार के लिए जब a to b से c + d बन रहा होगा, तो वहां पर को आपका रिएक्टेंट क्या होगा, आपका रिएक्टेंट होगा a + b। जब c + d से a + b बनेगा, वहां पर को आपका रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, c + d, क्योंकि वहां का प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा, a + b, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में ये रिएक्शन हो रही है। तो आप बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ही बोल सकते हैं, वहां पर को रिएक्टेंट ही बोल सकते हैं एक्टिव मास में। तो यहाँ पर को रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ a इंटू एक्टिव मास ऑफ b, जैसा कि आपकी डेफिनेशन है। अगला, ठीक है, इसमें रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ c इंटू एक्टिव मास ऑफ d। तो रेट किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर को। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आप यहाँ पर को क्या लगा देंगे, K1, और दूसरे वाले में लगाएंगे K2, या ये लगा दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर को लगा दिया है जो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन है या बैकवर्ड डायरेक्शन है, जो मैं आपको क्लियर यहाँ से थोड़ा नजदीक से दिखाऊं। तो देखिए यहाँ पर को क्या क्या दिखा रखा है, रेट ऑफ जो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन है, अगर RF से कहते हैं मुझे KF बोल दे रहे हैं, KF कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। और जो बैकवर्ड डायरेक्शन का है RB, उसे बोल दिया है KB कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D। प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटा दिए गए, वहां पर को KF और KB लगा दिया गया है। KF यानी कि फॉरवर्ड और KB यानी कि बैकवर्ड। ये है आपके वेयर द KF एंड KB, आप देख रहे हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट आप यहाँ पर को दे दिए गए हैं। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, जब ये आपकी जो रिएक्शन है a + b रिवर्सिबल c + d, कुछ समय के बाद ये इक्विलिब्रियम सेट करेगी, जहाँ पर को दोनों के रेट बराबर हो जाएंगे। रेट अगर बराबर हो गए तो आपके RF और RB की वैल्यू बराबर हो जाएंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों इक्वेशन कौन सा, KF कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, या एक्टिव मास ऑफ ए या एक्टिव मास ऑफ बी इक्वल किसका हो जाएगा, के बी एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी, इनके बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर को के आर एफ और आर बी बराबर हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों वैल्यू को, ये दोनों वैल्यू भी अपने आप में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों वैल्यू को आप क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। जैसे इक्वल करेंगे तो इनको किस में इसको डिवाइड कर दीजिए, इसे होगा क्या, अब यहाँ पर क्या है, के एफ के नीचे क्या आ जाएगा, के बी आ जाएगा। तो होगा क्या, सी प्लस सी एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ
बी, ठीक है। तो ये के एफ अपॉन के बी, ठीक है ना, आपकी बुक में K1 और K2 में दिया होगा, ऐसे कोई आप इसमें आपको अलग करने की जरूरत नहीं है। आप K1 K2 भी यहाँ पर बोल सकते थे। यहाँ पर वो किसने के एफ के बी इसलिए बताया है कि यहाँ पर आपको ध्यान में रहे कि ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है। तो इनको ये जो होता है इसको हम एक वैल्यू दे देते हैं, इसे बोल देते हैं हम केसी। ये आपका जो केसी है इसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल होता है आपका, देखिए एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी, ठीक है ना। और ये सी और डी और ए और बी आपका जो यहाँ पर दिया गया ये क्या है, यहाँ पे के एफ और के बी है। तो के सी क्या हो जाएगा, के सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ अपॉन के बी। यहाँ के सी आपका क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। और इसकी क्या होती है, डेफिनेट वैल्यू होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप डिफाइन करेंगे तो वहां पर वो केसी की वैल्यू क्या होगी, एक डेफिनेट होती है और किसकी इक्वल होती है, यहाँ पर को दिखा दिया गया है, ठीक है ना। ये है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इन जनरल में आपको इक्वेशन दिखा रहा हूं, जैसा कि आपको ऐसी इक्वेशन देखने को मिलेगी अपनी बुकों में। आप सोचेंगे कि मैंने आपसे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बारे में बताया लेकिन इसका डिस्कस नहीं किया। तो यहाँ पर आप कैसे इसका डिस्कस करेंगे, देखिए इक्वेशन दे रखी है M1A प्लस M2B प्लस M3C किसके रिवर्सिबल N1A N1M N2N और प्लस N3O, ठीक है ना, इसके इक्वल है। तो यहाँ पर को आप कैसे इस चीज को डिफाइन करेंगे, इसको हमें समझना होगा। मैंने इसमें बोला था स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर को R1 अगर आप निकालेंगे, R1 यानी कि आप फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट निकाल रहे हैं, यानी कि आप इसकी रेट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा, इसकी जो रेट होगी, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर को M1 M2 M3 थे जो आपके M1 M2 और M3 ये किस में चले जाएंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ये पावर में चले जाएंगे। तो आपको क्या दिख रहा होगा कि ये चीज किस में चल जा रही है, पावर में चल जा रही है। देखिए एक एक्टिव मास ऑफ ए की पावर M1 इंटू एक्टिव मास ऑफ बी की पावर M2 एक्टिव मास ऑफ सी की पावर M3, ये पावर में चलेगी R1 यानी कि आपका किसका, रेट ऑफ फॉरवर्ड, जिसे मैं RF बोल दीजिए यहाँ पर को, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है तो यहाँ पर को मैं इसको हटाऊंगा प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो क्या लगा दूंगा KF। तो मैंने KF लगा दिया तो क्या होगा, RF इक्वल टू क्या हो गया, KF एक्टिव मास ऑफ ए की पावर M1 एक्टिव मास ऑफ बी की पावर M2 एक्टिव मास ऑफ सी की पावर M3। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया। इसे हम वेलोसिटी कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं कि एफ को अभी हमने बात की यहाँ पर को। अगर हम इसको देखें आप दूसरे में, अब आर भी करें हम इसमें, किसके लिए करें हम, ये प्रोडक्ट के लिए वाले में करें, जो क्योंकि अब जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो इसकी भी तो हमने रेट निकालनी पड़ेगी ना। तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन निकालेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन भी वही होगी M की पावर N1, ठीक है ना। और आपकी N की पावर N2 O की पावर N3, ये वही यहाँ पर को आपने R भी K भी हो जाएगा। तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए हो गया, यहाँ पर को आप K भी लगा देंगे। अब आप जानते हैं इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे क्या होगा, RF इक्वल टू RB, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। बहुत ईजी है, दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, इक्वल हो गई। तो क्या हो गया, KC इक्वल टू क्या हो गया, KF अपॉन KB, ठीक है ना। और ये वैल्यू देखिए कैसे निकल के आई, बिल्कुल सेम जैसे आपने निकाली थी। बस जो आप ही जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इनको बुलाया जाता है, जो ये क्या होती हैं, जो यहाँ पर को आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दिए रहते हैं, इनके आगे जो आपको नंबर दिए रहेंगे इनको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये कहाँ चले जाते हैं, पावर में चले जाते हैं, ठीक है ना। ये केसी हो गया आपका, ठीक है ना। ये आपका केसी से बुलाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी इसको समझा दिया है। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर ए आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। जैसे आप क्वेश्चन ए दे रखा है, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है आपने, N2 + 3S2 रिवर्सिबल 2NH3। अब पूछ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, बहुत ईजी है, आप निकाल लेंगे। क्या होगा, प्रोडक्ट आपका क्या है NH3 की पावर क्या हो जाएगी 2 अपॉन क्या हो जाएगी N2 की पावर 1 इंटू क्या हो जाएगी S2 की पावर 3, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर को निकल आया इसका आंसर है। तो ये आपका क्या निकल आया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत ही ईजी होता है इसको निकालना, बहुत ही ईजी। तो देखिए कितना ईजी था ये जो आपके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है पावर में चले जाएंगे और आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है ना, ऐसे इसको ले लेंगे। क्योंकि एक बार ये जब ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, यानी कि N2 + 3S2 NH3 बनाएगा, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। और जब 2NH3 किस में बदलेंगे, N2 और 3S2 में बदलेंगे, तो ये क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर को देखिए लास्ट में ये टर्म आते थे ना, बिल्कुल आप किसी को भी ऐसे निकाल सकते हैं आप इसको। ये बहुत सारे आपको इसमें दिए भी गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे कॉपी में बनाइए इसको, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आज हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है ना। इसको बनाने की कोशिश कीजिए। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम, हम वहाँ बात करेंगे, KP की बात करेंगे, कुछ और इनके नए फीचर्स की बात की जाएगी। ओके, थैंक यू।